बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। आज 21 जुलाई है, दिन है मंगल का और साल 2020। आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है जिसमें 3 अहम तरीन खबरें, बल्कि इंतहाई अहम तरीन खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहली खबर ये है कि इस्लामाबाद से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान अगवा हो चुके हैं। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को कहाँ से लापता किया गया, कहाँ से अगवा किया गया, इस हवाले से इब्तदाई क्या तफसीलात सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आपको ये भी बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन को बहाल करने का फ़ैसला किया है और इस हवाले से बिज़नेस प्लान की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। और तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से फड्डा डाल दिया गया है और ईद के बाद होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तीनों खबरों की डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन बातचीत का सिलसिला करेंगे अपनी पहली और टॉप स्टोरी के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सहाफ़ी मतीउल्लाह जान इस्लामाबाद से अगवा हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं, इस खबर की तस्दीक हो चुकी है। हुआ यूँ है कि सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की जो अहलिया हैं वो एक सरकारी स्कूल में मुलाजमत करती हैं। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान सुबह अपनी अहलिया को सरकारी स्कूल में छोड़ के आए थे और दोपहर को वो अपनी अहलिया को लेने के लिए अपनी गाड़ी पर सरकारी स्कूल के बाहर गए थे। और सरकारी स्कूल के बाहर जब वो पहुंचे तो सहाफ़ी मतीउल्लाह जान जैसे अपनी गाड़ी से निकले तो उन्हें वहां पर अगवा कर लिया गया। चंद लोग आए, उन्हें उठाकर वहां से ज़बरदस्ती ले गए और इस बात का इंकिशाफ हुआ है जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। और ये सरकारी स्कूल के अंदर की फुटेज है जिससे ये पता चलता है कि जैसे ही सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गाड़ी स्कूल के बाहर आकर ठहरती है, कुछ लोग आते हैं और सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और जो मतीउल्लाह जान साहब का जो मोबाइल है वो भी उनकी गाड़ी में रह जाता है। और मतीउल्लाह जान के लापता होने के हवाले से, अगवा होने के हवाले से उनकी जो अहलिया हैं उन्होंने भी तस्दीक कर दी है। और जो चहम गोइयाँ, जो अफवाहें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो हिसास इदारे हैं उनकी जानिब से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को उठाया गया हो। लेकिन कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि जिस किस्म की ट्वीट पिछले चंद रोज़ से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की जानिब से की गई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस भी लिया, तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ भी किया, तो हो सकता है कि FIA के साइबर क्राइम विंग की जानिब से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को इंक्वायरी के लिए पूछगिछ के लिए उठाया गया हो। लेकिन अभी तक फ़िलहाल जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, किसी भी रियासती इदारे की जानिब से, हुकूमती इदारे की जानिब से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की जानिब से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के अगवा के हवाले से, उसे उनकी कस्टडी के हवाले से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। और कल सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत भी होनी थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुशीर आलम शामिल थे। आखिरी समाअत पर उन्होंने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर तलब किया था। और कल के रोज़, गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ी मतीउल्लाह जान प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में आए थे और मैंने उनसे ज़ाती तौर पर यह सवाल किया था कि मती भाई, आप कोई जवाब तौहीन अदालत के मुकदमे में जमा कराना चाहते हैं या नहीं, जिस पर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने मुझे ये जवाब दिया कि फ़िलहाल अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया है, वो अपना जवाब जमा कराने का हक़ महफूज रखते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ कि अदालत इस मुकदमे में क्या ऑब्ज़र्व करती है, क्या रिमार्क्स अदालत की जानिब से दिए जाते हैं, उसके बाद अपना रिप्लाई अदालत में जमा कराएंगे। लेकिन आज एक खबर ये भी सामने आई थी कि जो सहाफ़ती तंजीम है फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसकी जानिब से भी सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के साथ इजहार यकजहती किया गया था और ये अनाउंसमेंट की गई थी, ये ऐलान किया गया था कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत होगी तो PFUJ की आला क़यादत जो है वो सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के साथ इजहार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगी और कमरा अदालत में मतीउल्लाह जान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। लेकिन कल की समाअत से पहले आज ये खबर सामने आ गई कि सहाफ़ी मतीउल्लाह जान अगवा हो चुके हैं। कल की कार्रवाई में मतीउल्लाह जान के इस लापता होने के हवाले से अदालत क्या ऑब्ज़र्व करती है, हमारी वीडियो के बाद क्या नई डेवलपमेंट सामने आती है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगली जो हमारी खबर है, जो अगला हमारा मौजू है, उस पर हम बात करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के रिवाइवल के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला किया गया है। और इससे पहले नाज़रीन, आपको याद है कि हुकूमत की जानिब से एक फ़ैसला किया गया था कि जो TV लाइसेंस की फ़ीस है वो 35 रुपये से बढ़ाकर उसे 100 रुपये कर दिया गया था। और ये टेलीविज़न के लाइसेंस की फ़ीस बढ़ाने पर ख़ासी ज़्यादा हुकूमत पर तनकीद भी की गई थी कि एक ऐसा इदारा जो हुकूमत को इनपुट नहीं दे रहा और ऐसे लोग वहाँ पर भर्ती किए गए हैं जिनका PTV से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, टेलीकॉम सेक्टर के वो लोग हैं जिन्हें PTV में भर्ती कर लिया गया है। तो इन लोगों के अखराजात पूरे करने के लिए, PTV का माली बोझ उठाने के लिए हुकूमत जो है बोझ आवाम पर डाल रही है और TV लाइसेंस की फ़ीस को 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। लेकिन कल ये खबर सामने आई कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने PTV के रिवाइवल का फ़ैसला किया है
और जिसमें ये बताया गया है कि ऐसे जो घोस्ट भर्तियाँ हुई हैं, जो मेरिट से हटकर भर्तियाँ हुई हैं, जो अकरबा परवी की गई है और जो सियासी बुनियादों पर भर्तियां हुई हैं, इन तमाम लोगों को पीटीवी से निकाल दिया जाएगा। तकरीबन 5000 के करीब लोग जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन में मुलाजमत करते हैं, जिसमें जो बताया गया है कि तकरीबन कोई आधे लोगों को 2400 के करीब लोगों को फारिग किया जाएगा, पीटीवी से निकाल दिया जाएगा और पहले मरले में तकरीबन 250 से 300 लोगों को नौकरियों से फारिग किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि ये जो हुकूमत ने पीटीवी लाइसेंस की जो फ़ीस में इजाफा किया है 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये किया, इस पर वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जब पीटीवी का कोई बिज़नेस प्लान नहीं है, यह इदारा कमा कर हुकूमत को नहीं दे रहा बल्कि हुकूमत जो है इस पर इन्वेस्ट करती है, तो इसकी जो लाइसेंस फ़ीस है उसे बढ़ाने का कोई जवाज़ नहीं है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा फवाद चौधरी ने कि वफाकी काबीना अगर इस मामले पर बात करेगी और इसमें लाजमी बात होगी तो मैं इस बात की मुखालफत करूँगा कि टीवी लाइसेंस की फ़ीस को 35 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये किया जाए। और उसमें यह बताया जा रहा है कि अगर ये फ़ीस 100 रुपये बढ़ा दी जाती है, वफाकी काबीना में इसकी मंजूरी दे दी जाती है, तो फिर तकरीबन कोई पीटीवी को 26 से 28 अरब रुपये इस हेड में लाइसेंस टीवी लाइसेंस फ़ीस की हेड में रिसीव होंगे। लेकिन वहाँ पर यह भी बताते हैं बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट हैं टीवी के, मीडिया के, बताते हैं कि जितना पाकिस्तान का मीडिया है न्यूज़ के हवाले से, उसका अगर सालाना रेवेन्यू अगर देखा जाए तकरीबन 26 अरब रुपए बनता है। और ये प्राइवेट जो इंडस्ट्री है न्यूज़ के हवाले से, ये ना सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्शन करती है, क्वालिटी न्यूज़ करंट अफेयर के प्रोग्राम करती है, इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम करती है, और 26 अरब रुपए के सालाना रेवेन्यू के साथ ये टेलीविज़न चैनल अपने मालकान को कमा कर भी देते हैं और लोगों में उनके प्रोग्राम पसंद भी किए जाते हैं, उसकी क्वालिटी भी होती है और एंकर्स भी, मुलाजमीन भी लाखों रुपए में तनख्वाह लेते हैं। 10 लाख रुपए भी एंकर की तनख्वाह है, 25 लाख भी है, 50 लाख तक भी एंकर्स ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर पीटीवी का जायज़ा लिया जाए तो वहाँ पर अरबों रुपए मतलब इकट्ठे होंगे। अगर ये 100 रुपये की मंजूरी दे दी जाती है, लाइसेंस फ़ीस को 35 के बाद 100 रुपये कर दिया जाता है, तो 25 से 26 अरब रुपये, 28 अरब रुपये हुकूमत वसूल करेगी। लेकिन अगर इनपुट और क्वालिटी देखी जाए तो प्राइवेट टीवी चैनल्स के मुकाबले में पीटीवी की क्वालिटी आपको कहीं नज़र नहीं आती। पीटीवी में आपको 5000 मुलाजमीन दिखाई देते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में जो इतने सारे चैनल्स हैं उनके पीटीवी से कहीं ज़्यादा, डबल से ट्रिपल मुलाजमीन को वो जो है वो मुलाजमतें देते हैं लोगों को, लेकिन इनपुट भी ज़्यादा बेहतर देते हैं। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि पीटीवी को रिवाइव किया जाएगा और इसमें ऐसे लोगों को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो सियासी भर्तियाँ थी, जो नेपोटिज्म पर हुई, जो मेरिट से हट कर हुई, और ऐसे ऐसे लोगों को भर्ती किया गया जिन्हें प्रोडक्शन का नहीं पता, जिन्हें डायरेक्शन का नहीं पता कि किस तरह से करंट अफेयर के प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह से इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे तमाम लोगों को पीटीवी से फारिग किया जाएगा और पीटीवी को एक बेहतर अंदाज में जिसमें क्वालिटी नज़र आएगी, उस अंदाज से, उस तरीके से चलाया जाएगा। अब तीसरी खबर में हम आपको बता देते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने फड्डा डाला है कि जब तक मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी उन्हें लिख कर या बयान हल्फी नहीं देगी कि अगर आप पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, उसमें हुकूमत के खिलाफ कुछ सियासी तहरीक चलाने का फैसला होता है, तब तक वो मुस्लिम लीग नवाज़ को और पीपल्स पार्टी की बातों पर यकीन नहीं करेंगे। और इसमें आपको ये भी बताते थे कि पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नवाज़ को एक दूसरे पर यकीन नहीं है और मौलाना फजल रहमान को इन दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों पर यकीन नहीं है कि कहीं आगे चल के ये दोनों सियासी जमातें मुझे धोखा ना दे जाएँ। पीपल्स पार्टी का ये इशू है, वो ये समझती हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात है। और जो हालिया जो एक इंटरव्यू सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में छापा था रोज़नामा जंग में, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि किस तरह इलेक्शन के दौरान शहबाज शरीफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो राब्ते में रहे, उनके साथ जो है वो लेन देन करते रहे, हैगर एंड टैगल होता रहा, जोड़ तोड़ होती रही, लेकिन फिर उनकी बात नहीं बनी। और उसमें फिर पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि जब आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला आया तो उस पर भी हमें नून लीग की जानिब से एतमाद में नहीं लिया गया, तो इसलिए मुस्लिम लीग नवाज़ पर एतमाद करना भी जो है वो खुला एतमाद करना और अंधा एतमाद करना जो है मुनासिब नहीं होगा। इसी तरह से मुस्लिम लीग नवाज़ ये सोचती है कि जब सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से धोखा दिया गया था और वो अदम एतमाद की तहरीक इसलिए नाकाम हुई थी कि पीपल्स पार्टी ने बैक स्टैबर का किरदार अदा किया था और जो वोट उन्होंने अपोजिशन को देने थे वो वोट पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं दिए गए और इसी वजह से अपोजिशन की सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी।
तो ये तो सूरत हाल है पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम नवाज़ की आपस में। लेकिन मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि जब मैं पहले आया था तो इन दोनों सियासी जमातों ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने मेरा साथ देने का फैसला किया था, लेकिन जब अपना मैं धरना लेकर जो है आज़ादी मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचा, इंतहाई मैंने मुश्किल वक्त देखा। जब मैं कराची से चला था, सिंध से होते हुए, पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचा, लेकिन इस पर यह देखा गया, मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि दोनों सियासी जमातों ने सियासी फ़ायदे हासिल किए अपनी अपनी हद तक, और उसके बाद मुझे छोड़कर ये चले गए। मैं वहाँ पर अकेला बैठा रहा और मेरा इन्होंने साथ नहीं दिया। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि जब तक दोनों सियासी जमातें तहरीरी तौर पर कोई यकीन दहानी नहीं कराएंगी, बयान हल्फी की सूरत में या तहरीर यकीन दहानी की सूरत में, तब तक वो इन दोनों सियासी जमातों पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। तो बज़ाहिर अगर तहरीरी यकीन दहानी दोनों सियासी जमातों की जानिब से नहीं की जाती तो मौलाना फजल रहमान इनके साथ शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। और मौलाना फजल रहमान अगर इनके साथ शामिल नहीं होंगे तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना दोनों सियासी जमातों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग अगर निकालना जानते हैं, लोगों को बाहर निकालना जानते हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब जानते हैं। वो काफ़ी बड़ा मजमा यहाँ पर लेकर आए थे। इस तरह के मजमे हमने ना पीपल्स पार्टी के देखे हैं, ना हमने मुस्लिम नवाज़ के देखे हैं। लेकिन आपको माफ़ कीजिएगा, ये भी बता देते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की कल जो मुलाकात हुई नून लीग के वफ़द की बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे कमरुल कायरा, ये कह रहे थे कि हमने अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। लेकिन उनसे ये सवाल भी होना चाहिए कि जब अवाम ने आपको 2008-2013 में इलेक्ट किया था तो तब आप अवाम की तवक्कुआत पर पूरा क्यों नहीं उतरे थे? आपका EOBI का स्कैंडल भी आया, आपका रेंटल पावर का स्कैंडल भी आया, आपका अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड देने का स्कैंडल भी आया, और बहुत सारे स्कैंडल पे आए, मेमोगेट का स्कैंडल भी आया। तो तब आपने अवाम की तवक्कुआत पर पूरा क्यों नहीं उतरे? तो अब आप ऐसा क्या करेंगे कि अवाम की तवक्कुआत पर आप पूरा उतरें? तो बहरहाल ये खबरें थी नाज़रीन जो मैंने आपके साथ शेयर की।